वर्ल्ड एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व प्रतिभा मंच जो वर्ल्ड एक्सप्रेस का एक स्तंभ है, इसको आप बहुत पसंद करते हैं। उसके अंतर्गत हम मालवा की एक शानदार विश्वविख्यात प्रतिभा, जिन्होंने हजारों लेख लिखे हैं, ज्योतिष कला में काफ़ी आप पारंगत हैं, ऐसे डॉक्टर घनश्याम ठाकुर जी से लेने जा रहे हैं मुलाकात। ये मुलाकात आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। हम भारत की सरकार से ये मांग करेंगे कि पद्मश्री का अवार्ड ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए कि जिन्होंने अपने शहर के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए बहुत अच्छा काम किया है। विविध कलाओं में रंगे हुए डॉक्टर घनश्याम ठाकुर जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित यह मुलाकात आपको बहुत अच्छी लगेगी। और हम सरकार से यह भी मांग करेंगे, भारत के संवेदनशील प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी से, कि वे घनश्याम ठाकुर जी की ओर ध्यान दें और सरकार ऐसी प्रतिभाओं को पद्मश्री अवार्ड दे। मुलाकात हम जारी करने जा रहे हैं। डॉक्टर घनश्याम ठाकुर जी, आपका स्वागत है वर्ल्ड एक्सप्रेस में। आपको सबको धन्यवाद। प्रथम सवाल हमारा आपका यह रहेगा कि आप मालवा के हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माताजी पिताजी का शुभ नाम क्या है, यह बताने का कष्ट हमारे दर्शकों को करें। मैं डॉक्टर घनश्याम ठाकुर, जिसका जन्म बड़नगर उज्जैन तहसील में हुआ है 24 दिसंबर 1954 को। ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं बचपन से ही राजयोग की परिस्थिति में मेरा जीवन यापन हुआ। मुझे कहने में थोड़ा अतिशयोक्ति लगती है, पर चूंकि किसी चीज़ के विषय में हमको बताना है इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जब छोटी सी क्लास में जब पढ़ता था, पहली से भी पहले जब बाल निकेतन में जब जाता था, तो मुझे मेरे घर पर एक बाई अपनी कैया से लेके, मतलब गोदी में लेके वहाँ तक लेके जाती थी, और मुझे जो कुर्सी की जगह जो उस जमाने में डेस्क मिलती थी, उस डेस्क पे बिठाया जाता था और मेरी पढ़ाई वहाँ से प्रारंभ हुई। उसके बाद शांति निकेतन, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी पढ़ा है, मैं भी उस विद्यालय में पहली और दूसरी क्लास में मेरा अध्ययन हुआ, शांति निकेतन बड़नगर में। वहाँ से मैं कुम्हार हवेली में दूसरी और तीसरी के 6 महीने तक मैं पढ़ा। जानकर आपको आश्चर्य होगा, ये मेरा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान के जिन्होंने जो गाना लिखा है अपने ए मेरे वतन के लोग, वो गीतकार प्रदीप जी, उनके घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पे मेरा अध्ययन शाला थी। तो चूंकि वो मेरे दादा बाबा से भी बड़े उम्र के थे, वो तथाकथित कभी भी मेरी मुलाकातें थी, मैं चरण छूने उनके वार त्योहार पे जाता था। ऐसा करके मैं वहाँ से 1900 करीब 60 में वहाँ से पदार्पण मेरा उज्जैन हुआ, और उज्जैन में मैं आकर सीधा अपने जो महाकाल का जो प्रणान है उसके पीछे नूतन साहित्य में जाके मैं वहाँ पर मेरा अध्ययन चालू हुआ। मैं छठी क्लास में वहाँ से मेरा अध्ययन रहा। इसके बीच में मेरे फादर का ट्रांसफ़र शाजापुर हो गया। शाजापुर में फिर मुझे एक अतिशयोक्तिपूर्ण बेनिफिट मिला कि मैं महालक्ष्मी स्कूल में तीसरी से 5वीं क्लास तक मैं पढ़ा, और मैं डिस्ट्रिक्ट के में टॉप रहा। उस ज़माने में 5 रुपये स्कॉलरशिप सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मानी जाती थी, वो मुझे प्राप्त हुई। और उसी स्कूल के जो प्रधानाचार्य थे व्यास जी, वो व्यास जी को शिक्षक सम्मान समारोह में राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत हुए। ऐसे स्कूल में मुझे तीसरी से छठी 5वीं तक पढ़ने का सौभाग्य मिला। छठी के बाद मैं सीधा वहाँ के किला मैदान स्कूल में आया। वहाँ मैं हेड कमांडर था। वहाँ पे पीटी बहुत अच्छी होती थी, और उसी 6-7 महीने के बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र उज्जैन हो गया। उज्जैन में मैं पिताजी के साथ में वापस जब मैं आया, तो मैं नूतन स्कूल विद्यालय में मेरा वापस एडमिशन हुआ। तो छठी से लेके मैं 8वीं तक वहीं पे पढ़ा, और 9वीं से 11वीं तक मैं महाराजावाड़ा जो महाकाल के जस्ट पास में स्कूल है, ऐसी स्थिति में मेरा जो है अध्ययन रहा। सूर्यनारायण व्यास जी चूँकि बहुत सौम्य और बढ़िया व्यक्तित्व के धनी थे, मेरा रोज़ वहीं से निकलना होता था, तो मैं प्रतिदिन उनसे नमस्कार करते था। और महाकाल की जब मुझ पे कृपा थी, वो जिस जगह पे आज विक्रमादित्य का सिंहासन की बात जो की जाती है, जहाँ पे रखा गया है या बताया गया है कि यहाँ पर इनका होता, उसी पेड़ पौधों के बीच में मेरा जीवन
छठी से 8वीं तक मैं निकला। ये भी मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज मैं जिस पोजीशन पे पहुंचा, ये उन्हीं का एक मेरी कृपा है कि मैं निरंतर इन परिस्थितियों पर बढ़ता चला गया। 1971, 72, 73 में मैं इंडिया में साइंस का विद्यार्थी था, तो साइंस टैलेंट सर्च के अंदर इंडिया टॉप करा मैंने। उसके बाद इंडिया में जो एग्जीबिशंस होती थी, तो छोटे मॉडल्स के उसमें मुझे फिर मतलब मध्य प्रदेश लेवल पे पारितोषिक मिला। इसके बाद मैं सीधा साइंस कॉलेज चला गया, जहाँ पर मैंने बीएससी पूरी करी। और बीएससी में मुझे मेरे माता पिता का वो जो सहयोग था वो तो रहते ही है, पर मैंने उस वक्त जो मेरी परिस्थितियाँ थी, वो बहुत ही विकट परिस्थितियों से मुझे यापन करना। मेरी माता जी हमेशा उस वक्त बीमार रही। कई बार मुझे चारों पांचों भाइयों का खाना बनाना पड़ता था और मुझे उस अध्ययनशाला में जाना, पढ़ना। और मेरे पिता का एक ही ध्येय रहता था, चूंकि वो लेक्चरर थे। उनका ये कहता, आप कुछ भी करिए पर मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए। तो मैं निरंतर फर्स्ट क्लास की पोजीशन पे चलता गया। मुझे कभी भी कोई चीज़ों में अड़चन नहीं आई। विघ्न जरूर आते गए, पर मैं अपनी प्रगति उस तक चलता गया। और ऐसे करते करते मैंने विज्ञान में बीएससी करके मैं एमएससी फिजिक्स के अंदर डॉक्टर भांडू अंदर में फिर मैं पीएचडी के लिए हो गया। तो विक्रम विश्वविद्यालय में मेरा अध्ययन इस प्रकार चलता गया। इसके बाद 1977-78 में मैंने बहुत सारी नौकरियां की। मैं मेटका पाउक दिल्ली में बीनेट साइंटिस्ट रहा। मैं देहरादून में रहा जियोलॉजिस्ट। मैं वाटर कमीशन में जियोलॉजिस्ट के उसमें रहा। वाटर कमीशन के अंदर मुझे जूनियर ऑब्जर्वर्स के रहा। मैं इसको के अंदर लेवल सुपरवाइजर के रहा। ऐसे निरंतर करते 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 लास्ट में मैं फिर जो है लोकमान्य तिलक जो हाई सेकेंडरी स्कूल है उज्जैन में, तो वहाँ पे 2 क्लासेस में हायर सेकेंडरी में लेता था, 2 क्लासेस में कॉलेज में लेता था, एक बीएड के अंदर लेता था। ऐसा मेरा अध्ययन के साथ साथ मेरी मतलब लाइफ चलती गई और मैं अपना जीवन यापन करता रहा। इसके बाद 1977-78 की जब मैं परीक्षाएं दी और मैं बैंकिंग डिवीजन में आ गया। तब से निरंतर मैं बैंकिंग डिवीजन में जुड़ा रहा। पर इसी बीच 1970 से लेके 75 का जो समय था वो मेरा स्वर्णिम टाइम था। स्वर्णिम टाइम मैं इसलिए बोलता हूँ कि उस वक्त मैंने उज्जैन के दैनिक अवंतिका, विक्रम दर्शन, ब्रिगेडियर, बरगद और ये जो भास्कर वहाँ से निकलता था वो, अग्निबाण, ऐसे निरंतर जितने भी वहाँ पे जो पेपर निकलते थे उसमें प्रतिदिन मेरा आर्टिकल निकलता था। 1973 स्वर्णिम से भी स्वर्णिम मेरा टाइम रहा। मेरा प्रतिदिन एक आर्टिकल के हिसाब से वर्ष 1973 में 387 आर्टिकल पब्लिश हुए। ये मेरी जिंदगी का मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। इसी के साथ चूंकि मैं बीएससी में अच्छा स्टूडेंट रहा, छात्र नेता भी रहा मैं, तो सुमन जी से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे साहित्य के कारण, तो मैं लेखन मेरा निरंतर जारी रहा। तो डॉक्टर सुमंगल सुमन जी से मेरी लगभग प्रतिदिन मेरी मुलाकात होती थी। बाद में जब वहाँ पर जब हमने साइंस क्लब का खोला, तो सुमन जी उसके अंदर संरक्षक थे। तो प्रतिदिन रात्रि को मेरा उनसे कभी आधा एक घंटे साक्षात्कार या वार्तालाप उनसे होता रहता था। उसके कारण से हिंदुस्तान के जितने भी वरिष्ठतम साहित्यकार उज्जैन में आते, उनसे मेरी मुलाकात निरंतर होती रही। जिसमें कमलेश्वर हुए, धर्मवीर भारती हुए, हमने इंदौर के शरद जोशी जी रहे व्यंग्यकार, बस सनाल चतुर्वेदी रहे। निराला जी से मेरी उस वक्त जब कवि सम्मेलन में आया तो उनसे मुलाकात। तो ऐसा मेरा जीवन मतलब साहित्य और ज्योतिष दोनों के समावेश में चलता गया। इसी बीच 1969 में कुछ ऐसी स्थिति आई कि मुझे ज्योतिष पढ़ने का शौक था। मेरे पिताजी ज्योतिष के कुछ जानकार थे, अपन पारंगत नहीं कह सकते पर जानकार थे। तो मैं जहाँ बहुत सारी किताब रहती थी, मैंने उसका यापन पढ़ना चालू करा। 1972-73 में जाके मुझे सारे स्कूल ऑफ स्टडीज में ऐसा कोई भी प्रोफेसर नहीं था जो मेरे हाथ या उंगली जिसने नहीं दिखाई हो। निरंतर मैं मतलब कॉलेज में बिजी रहा और मेरा ये जो है ज्योतिष का सब्जेक्ट चलता चला गया। ऑन द कंट्री साइंस का विद्यार्थी होने के बाद बहुत लोग मुझे कहने लगा कि आप ऐसे सब्जेक्ट में क्यों घुस गए, साइंस और ज्योतिष का कोई समावेश ही नहीं। मैंने कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब इस पोजीशन पर पहुंचोगे तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में साइंस से कोरिलेटेड ये विज्ञान है और इसको विधा को आपको लेना चाहिए। मैं निरंतर प्रगति करता गया और मेरा बैंकिंग डिवीजन में नौकरी लगी। बैंकिंग डिवीजन आने के बाद मैंने लेखन कार्य को नहीं छोड़ा।
और 1988-89 में मुझे फिर ऐसा साक्षात्कार हुआ, क्योंकि मेरा नाम बहुत हो गया था 1990, 92, 93, 94, 95 मेरी जिंदगी के वो समय रहे जब मैं हिंदुस्तान की टॉप 10 एस्ट्रोलॉजर में मेरा नाम चलता गया। तो उस वक्त डॉक्टर बीबी रमन, डॉक्टर केलकर, पद्मेश जी, आनंद श्रीमाली, राधा कृष्ण श्रीमाली और तांत्रिक बहल, ये जो उस वक्त के जो वरिष्ठम एस्ट्रोलॉजर थे, इन सभी के साथ मैं रहा। और चूंकि मैं भारतीय ज्योतिष परिषद का महामंत्री हो गया था, मेरे पहले आनंद श्रीमाली जी थे, तो मैं डॉक्टर के दुबे पद्मेश जो अध्यक्ष रहे, आज भी हैं वो अध्यक्ष, और आज भी मैं इस देश का भारतीय ज्योतिष परिषद का महामंत्री हूँ। ये मेरे लिए ज्योतिष जगत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। 1988 से 1993 तक मैंने लगभग 1,500 आर्टिकल विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग समावेश कर मैंने लिखने चालू करे। उसको ज्योतिष के आयाम से बहुत जोड़ा और ज्योतिष और विज्ञान के साथ में मैंने उनका समावेश करके अलग अलग मैगजीन में रखा। हिंदुस्तान की लगभग 1990 से लेकर 95 तक जितनी भी मैगजीन थी, चाहे वो प्लेनेट फोरकास्ट हो, एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन हो, ज्योतिष योग हो, ज्योतिष आंख हो, ज्योतिष रहस्य हो, प्लेनेट एंड फोरकास्ट हो, ऐसी विभिन्न पत्रिकाओं में मेरे निरंतर लेख छपते चले गए और मैं हमेशा प्रतिदिन कुछ न कुछ नया चीज लिखते चला गया। हिंदुस्तान में ज्योतिष पे बहुत कुछ लोगों ने सुना, पढ़ा और समझा, पर चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो जैसा अपन कहते हैं कि दो व्यक्ति के बीच में जब अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्सेस के जो काम होते हैं, ऐसे के ऐसे जब परिस्थिति बनती, तो मैंने उस वक्त ये एक नया समावेश लिया कि जब हम पृथ्वी पे है तो पृथ्वी भी तो एक अपने आप में ग्रह स्थिति है, उस पर उसका समावेश क्यों नहीं। मैंने फिर एक इंटरप्रिटेशन दिया। उस इंटरप्रिटेशन में ये बेनिफिट मिला कि आगे जाके जो नए इन्वेंशन हुए, अलग अलग तारे और ग्रहों की जो नई नई उत्पत्तियों के बारे में जब पता लगा, 9 ग्रह, 7 ग्रह, ये जो परिस्थिति चलती रही और उसके बाद भी जो अन्य ग्रहों की जो चर्चा हुई, तो उसी के साथ साथ मेरा ये अध्ययन के साथ चलता रहा। मुझे 1988-89 में एक ऐसी स्थिति हुई कि जब हेमा जोशी लंदन से और कुछ नेपाल के जोशी और इंडिया के जोशियों के बीच में मेरा संभाषण हुआ, तो वहां पे बहुत क्रिटिकल स्थिति होगी कि हम इंडिया वाले वास्तव में क्या समझते हैं। रोज बोलते सभी हैं कि हमें बहुत ज्ञान है, अध्यात्म हम पारंगत हैं वगैरह, पर जब अपन अखाड़े में उतरते हैं तब परिस्थिति पता लगती है कि वास्तविकता में क्या है। तो वहां जब ऐसी स्थिति आई तो फिर मैंने टाइम डायमेंशन की स्थितियों को नया निर्मित करा कि फोर डायमेंशन की बात करिए। आप 3D पे तो बहुत लोग बात करते हैं, XYZ पे तो आप बात कर लोगे, पर 3 डायमेंशन की जगह मैंने जब बातचीत करी तब पता लगा कि वास्तव में ये हुआ। और उसी वक्त मुझे 1990 के अंदर ज्योतिष सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया रुड़की के अंदर। ऐसा मेरा मतलब वहां से निरंतर और बढ़ती स्थिति में बढ़ती रही। आज डॉक्टर अजय भांबी लिखते हैं बहुत सारी जगह पे, उस वक्त अजय भांबी भी मेरे साथ रहा, वरना आर्टिकल लिखने में या अन्य विधाओं के हिसाब में कहना अतिशक्तिपूर्ण मुझे लग रहा है। पर मैं और एक प्रेम कुमार सपुनी, 2 व्यक्ति ऐसे थे जो हिंदुस्तान की लगभग जितनी भी ज्योतिष की विधाएं हैं उसके विषय में अगर कोई जानकार होता तो हम 2 ही उस वक्त व्यक्ति थे। पर जब कभी दिल्ली में कोई ऐसी स्थिति आई तो एक बार प्रेम कुमार सपुन ने भी मुझसे बोला कि ठाकुर साहब, मैं रमल में बहुत पीछे हूँ, आप रमल के भी ज्ञाता हैं, ऐसी स्थिति में मैं आपका सेकंड छोटा भाई मारा। मैंने कि नहीं, छोटे बड़ी की बात नहीं है, ज्ञान ज्ञान की बात होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा बहुत विरले ज्योतिषी होंगे हिंदुस्तान में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही अकेला हिंदुस्तान में ऐसा ज्योतिषी हूँ कि जो ज्योतिष की लगभग सभी विधाओं को जानते हो, चाहे चाइनीज हो, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजिकल चीजें हो, चाहे पॉम रीडिंग्स हो, चाहे टेरो। टेरो भी बहुत बाद में है, टेरो जानते लोग थे, नाम सुना था, पर टेरो इंडिया के अंदर उस वक्त बहुत कम प्रतिपादित हुआ। ऐसे करते करते 1990 में जब मैं जोधपुर के अंदर सम्मेलन में बैठा था, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में, तो वहां पे वास्तु के विषय में बातचीत हुई। तब तक वास्तु के बारे में हिंदुस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ी उपलब्धियों के बारे में नहीं गिरा जाता। मैंने वहां पे वास्तु को लॉन्च किया और बताया कि वास्तु वास्तव में स्थितियों के अनुसार करने पर अगर अपन कोई इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसका बेनिफिट आम आदमी को मिलता है, तो बेटर है कि हम उसका उपयोग किए। ऐसा नहीं कि किसी का दोहन करने के लिए उससे कोई आपको चार्जिंग वगैरह लेना है, पर अगर किसी चीज से लाभ मिल सकता है
तो उस लाभ के लिए ये काम करना जरूरी है। 1990 में 91 में हमने फिर ये ज्योतिष जगत में आया। फिर भोजराज द्विवेदी ने उस पर बुक्स लिखना चालू करी। भोजराज द्विवेदी ने वास्तु पे बहुत लिखा और पुणे सम्मेलन में फिर इस पे एक पूरा वास्तु पे सम्मेलन हुआ। उसमें मैं बहुत सारगर्भित वेग में बोला। और एक जो बहुत विकट परिस्थिति इस देश के अंदर उस वक्त चल रही थी, नॉर्थ और साउथ की, कि साउथ डायरेक्शन खराब होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में हेवी नहीं होना चाहिए, साउथ में हेवी होना चाहिए। जब कंट्रोवर्सी बात हुई तो मैंने बताया कि जब देश के अंदर अब एक तरफ हमारे देश में हिमालय है जो सबसे विशाल स्वरूप में है, तो हमें ऐसी स्थिति में तो मतलब रहने में बहुत प्रॉब्लम आना चाहिए। साउथ हमारे देश के अंदर जहाँ पे विद्या, ज्ञान, सरस्वती और पैसा अगर हम देखे जाए तो सबसे ज्यादा वहीं उपलब्ध है। तो ऐसी विकट परिस्थितियों को फिर मैंने एक नया आयाम दिया कि वास्तव में ये सब चीजों को आप अलग अलग वे में देखें। और इसी के साथ में फिर वास्तु का उदय मार्केट के अंदर बहुत तगड़ा हुआ। और आज लगभग प्रत्येक ज्योतिषी कुछ न कुछ वास्तु पे जरूर बात करते रहते हैं, करना भी चाहिए, सब आम जनता को उसका लाभ मिलता है। इसके बाद षडाष्टक योग की बात हुई। पंडित जी ने, हमने दोनों ने मिलकर एक नया योग बनाया षडाष्टक। वो बहुत लॉन्च हुआ, बहुत मार्केट में चला। हर आदमी आज भी षडाष्टक पे बात करता है कि शनि मंगल के षडाष्टक में होते ये प्रॉब्लम्स आएंगी, चंद्र मंगल के षडाष्टक में होते ये प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में एक नया फिर एक योग दिया हमने, षडाष्टक योग दिया। फिर उसके बाद जब और परिस्थितियां बढ़ती गई, कुछ न कुछ इन्वेंशन की बातचीत चलती गई, तो फिर एक नया हमने सूत्र प्रतिपादित किया कि वास्तव में देश काल परिस्थिति के अनुसार जब हमें कोई न कोई विधा लेना है तो उस विधा के अनुसार ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने 1996 के अंदर फिर उज्जैन के अंदर एक ज्योतिष सम्मेलन करवाया। उस ज्योतिष सम्मेलन में एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि उज्जैन ज्योतिष सम्मेलन के साथ साथ वो भी महाकाल प्रांगण में, महाकाल प्रवचन हाल में हुआ। एक दिन वहां पे प्रोग्राम रहा। और दूसरा, इस देश नहीं परंतु पूरा विश्व जिस ज्योतिष के नाम पर विद्या का दोहन करके लाभ अर्जित करते हैं, या जिनका अर्निंग ऑफ सोर्स है, या जिनको ज्ञान का प्रबुद्ध भंडार जिनको प्राप्त हुआ है, आचार्य वराहमिहिर, उसकी जन्मस्थली कायथा पर फिर एक सम्मेलन एक दिन का मैंने वहां पे किया। सारे जितने भी ज्योतिषी आए थे उन्होंने उस पवित्र भूमि की धूल को अपने सिर पे लगाया कि हम इतने महान स्थिति पे आए। ऐसा करते करते हम जो है और आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद विदेश देश में निरंतर ये बातचीत होती रही। बाद में एक परिस्थिति ऐसी आई कि नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन ज्योतिषियों में एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। साउथ के लोग चूंकि इंग्लिश के ज्ञाता, धर्म के ज्ञाता और संस्कृत के ज्ञाता, तो नॉर्थ इंडियन में ये एक पब्लिसिटी हो गई थी कि इंडियंस जो नॉर्थ में जो स्थितियां हैं वो विचित्र स्थिति है,